ओके सो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। आवाज स्क्रीन सबको ठीक से दिख रहा है? कैन वी प्रोसीड? ओके, सो वी आर लुकिंग एट इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, मतलब वो हमने देख लिया था, एक बार जस्ट रिवाइज करते सो दैट वी कैन गो टू नेक्स्ट पार्ट। चलो फास्ट, कैन समवन टेल मी एबीसी एनालिसिस में वी क्लासिफाई इन्वेंट्री ऑन व्हाट बेसिस? क्या दो चीजें कंसीडर करते हैं हम एबीसी क्लासिफिकेशन? क्वांटिटी एंड वैल्यू, करेक्ट। टोटल वैल्यू, क्वांटिटी एंड टोटल वैल्यू। A category items are items having high quantity or low quantity? Low quantity and high value, that is around 70 and 10. B category are 20-20, C category are 10 and 70. Then after that we saw FSN classification. FSN is fast moving, slow moving, non moving. Fast moving items we saw they are frequently used, so should ideally be kept near the issue point. Slow moving should be checked periodically to see whether they are obsolete or something, and non moving should be written off provided for. Then we saw one more classification which was VED. VED was someone, anyone? Hmm? 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 Correct. Vital, essential, desirable. Vital is something which is absolutely necessary. That is without which production stops. Essential is something without which production will become substandard or of lower quality. Whereas desirable is something which even if it is not there, then we can still continue the production. After that we saw HML classification, which was just on per unit basis we classify items in high, medium, low cost. इसमें कुछ देखा नहीं था हमने, because obviously high HML according to that will just keep a proper control on it. Low cost items maybe will not keep that much control. Fine. So let's go to next part of inventory control. Let's finish inventory control right now. चलो, अब हम देख रहे थे कि इन्वेंट्री कंट्रोल में फर्स्ट हमने देखा था बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स, second was using relative classification, third is using ratios, ratio analysis. तो चलो थर्ड हेडिंग दो। सिंपल है ये पार्ट, छोटा सा है। देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। गिव थर्ड हेडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। अब दो ही न्यूमेरिकल वाइज कंसेप्ट होते हैं इस चैप्टर में, देन दिस चैप्टर इज ओवर। सो देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। आ गए क्या सब लोग? आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। डन, लिखा सबने हेडिंग? बाकी लोग सो गए क्या? yes. अल्ताफ प्रगुन सो गए, वही सो गए। अच्छा मतलब ये सो गए हम ऐसा बोल रहे हो? ओके, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल पार्ट है, जस्ट लॉजिकली समझ लो क्या रेशो है, बिकॉज वो आगे जाके हमें दूसरे चैप्टर में भी आएगा एंड आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगा ये रेशो। मतलब उसमें बहुत सारे रेशोज आएंगे, उसमें दिस विल बी वन ऑफ देम, सो कंसंट्रेट। पहले तो एक रेशो देखते हैं विच इज नॉट, मतलब कैलकुलेशन वाइज इतना नहीं आएगा हमें वो। सेकेंड वन इज समथिंग दैट विल सी इन डिटेल। मुझे बोलो, रॉ मटेरियल का मेन पर्पस क्या है दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू फिनिश्ड गुड्स? Is it necessary that if we input 100 kgs of raw material, is it necessary that output will also be 100 kgs? No. Correct. Okay, suppose total हमारा मिलके 100 kgs है, तो कहने से necessarily उसका output 100 kgs या उससे कम ही होना चाहिए। Is that correct? नहीं, if we are total input is 100 kgs पूरा मिलके, तो कहने से आउटपुट नेसेसरली 100 kgs उससे कम होना चाहिए।
ओह अच्छा, बट एग्रीकल्चर के केस में इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? Harvest, production, that I agree. But in the manufacturing process, if we input something, then will our output be, can I say generally that or less than that? Correct. Or that is also correct. What Altaf said. In case of any production process, in case of any agriculture or maybe something related to livestock, हमारा आउटपुट ज्यादा भी हो सकता है जितना इनपुट था उससे. बट उस केस में इनपुट आउटपुट का रिलेशन लगाना इज नॉट दैट करेक्ट. बट मुझे बोलो, कहने से ये इनपुट और आउटपुट का रेशियो, लेट्स से 100 केजी तो 80 केजी आउटपुट मिल रहा है हमें, या उल्टा 100 केजी से कुछ 110 केजी आउटपुट मिल रहा है, ग्रो के. कहने से दिस रेशियो विल टेल अस व्हाट, मतलब ये रेशियो कम हुआ कभी तो उसका मतलब क्या हो सकता है? कम मतलब क्या, क्यों? मशीनरी इतनी एफिशिएंट नहीं है, कहने से एफिशिएंसी समझ सकते हैं मशीनरी की, ठीक है. कहने से वेस्टेज हो सकता है कि इट इज पॉसिबल कि कुछ मटेरियल डाला था हमने लेकिन वेस्ट हो गया. इज इट पॉसिबल कि मटेरियल की क्वालिटी खराब थी? हम्म इसकी वजह से कम प्रोडक्शन मिला हमें. इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंज किया था हमने, चेंज इन प्रोसेस, जिसके वजह से मतलब प्रोसेस में कुछ चेंज करके देखा हमने जिसकी वजह से आउटपुट कम आया, ज्यादा आया मे बी 80 से. सो दिस कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट रेशियो. क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे इस पे हम, बट समझ लो जस्ट कि इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होगा एंड किसके लिए यूज होगा. विल नॉट सी एनी न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, बट दिस इनपुट आउटपुट रेशियो विल टेल अस व्हाट, कि एफिशिएंसी कितनी है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस की, वेस्टेज हो रहा है क्या, क्वालिटी अच्छी है क्या रॉ मटेरियल की, एंड कुछ प्रोसेस में चेंज वगैरह हुआ है क्या जिसकी वजह से हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना. सो दैट इज समथिंग दैट कैन बी सीन फ्रॉम दिस. बस एक्चुअली इसमें कुछ नहीं देखना, इतना ही था. तो एनी डाउट? नो, नोट कर रही है फॉर्मूला बुक में. We don't have to see any numerical on this. Second ratio is more important for us from exam point of view. ये नोट कर लो जस्ट. टन. अरे प्रगुन पहले टन बोला आज. गुड. टन. हाँ. हाँ. आगे जाने से पहले मुझे एक चीज बोलो सर, ये इनपुट आउटपुट रेशियो, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली. हाँ देखो, मैंने सिर्फ बोला कि मतलब सपोज हमने सिर्फ फैक्ट्री का प्रोडक्शन का इनपुट आउटपुट रेशियो देखा कि हाँ इनपुट आउटपुट रेशियो इज 100:80. सिर्फ एक साल का रेशियो देख के will it mean anything? Very, we have to compare it to something, right? 80 मतलब 100:80 is the input output ratio. That has no meaning. क्योंकि हमें क्या पता कि प्रोसेस क्या है, हर साल क्या होता है, एक्चुअली क्या होना चाहिए. हम बोल रहे हैं 100:80, वो अच्छा है नहीं अच्छा, who knows, right? So can I say we can add one line? That is a very good statement, Altaf, कि we should compare it to some standard. So लिखो, a standard input output ratio should be set as a basis for comparison. Otherwise, this ratio has no meaning. So that हम फिर देख सकते हैं कि 80% होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली कितना हुआ. That is what will make sense rather than just saying कि इतना इतना परसेंट हुआ. Clear to everyone? Okay. Now this is important. इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं
एंड आए तो बोनस मार्क्स होते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं. तो कॉन्सेंट्रेट. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सलोनी नींद हो गई क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. नाउ कॉन्सेंट्रेट केयरफुली. एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से देयर आर टू सिमिलर कंपनीज. सिमिलर कंपनीज है, मतलब सिमिलर इंडस्ट्री, एक ही इंडस्ट्री में है. लेट्स से वन कंपनी हैज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज. ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इस चैप्टर में वैसे भी हम फिनिश गुड्स के स्टॉक के बारे में नहीं देख रहे. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है कंपनी के पास, लेट्स से 20,000 रुपीज. फिर उन्हें साल में परचेज किया, लेट्स से 1 लाख, एंड उनका क्लोजिंग स्टॉक है लेट्स से 10,000. दिस अनदर कंपनी जिनका ओपनिंग स्टॉक है लेट्स से 50,000, जिनके परचेसेस है लेट्स से 2 लाख रुपीज, एंड जिनका क्लोजिंग स्टॉक है 1,40,000 रुपीज का. अब 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका. लेट्स से दिस इज कंपनी ए, कंपनी बी. इनके पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, पहले से ऑलरेडी था, फिर एडिशनल परचेस किया और कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा. सो कैन एनीवन टेल मी उन्होंने कितना मटेरियल कंज्यूम किया? कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी फाइंड? करेक्ट. डज एवरीवन एग्री? देखो, और हमेशा इसमें अब कंफ्यूजन हो सकता है, इनफैक्ट आगे जाके बहुत बार होगा. तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड. हमेशा ऐसे सोचो लेजर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर एक मटेरियल का अकाउंट होता, सपोज मटेरियल एक एसेट होता, सपोज मतलब एसेट है सपोज, और उसका अकाउंटिंग एज एन एसेट कर रहे हैं सपोज हम, नॉट एज एन एक्सपेंस. तो मुझे बोलो एसेट है तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट को 20,000 आना चाहिए. क्या ऐसे और ऐड हुआ तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा एसेट में? डेबिट. मतलब परचेसेस यहाँ पे आना चाहिए, राइट. एंड क्लोजिंग बैलेंस उसका क्रेडिट होना चाहिए. सो वट एवर इज द बैलेंसिंग फिगर दैट शुड बी आवर कंजम्पशन. वो यूज किया मटेरियल अकाउंट से, सो मटेरियल अकाउंट से वो चला गया दूसरे अकाउंट में. सो कंजम्पशन, डज एवरीवन एग्री दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड is 1,10,000? Has everyone got it? Correct. Has everyone got it? हम्म. फिर मुझे बोलो बी का भी उतना ही आ रहा है क्या? देखो. करेक्ट. A and B, both the raw material, both the companies have cost of material consumed as 1,10,000. मतलब उन्होंने सेम इंडस्ट्री के है वो, उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज किया, सेम क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज किया है पूरे साल में. लेट्स अज्यूम दैट फॉर कंपनी ए ओपनिंग स्टॉक इतना था, क्लोजिंग स्टॉक इतना था. कैन एनीवन टेल मी ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक है कंपनी के पास? एवरेज इन्वेंट्री कितनी है कंपनी के पास? अल्ताफ ओरली होना चाहिए. आई होप मैथ सीखा है. एक सेकेंड बोला लेकिन तुमने पहले. क्या 90? 95. ओके. अच्छा. अदरवाइज वैसे अल्ताफ ये मतलब रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा है अभी इन लोगों का शाम के बैच में, तो देखो मतलब. हम्म, आना है तो. ओके, कॉन्सेंट्रेट.
करेक्ट है, आया सबका सबका एवरेज इन्वेंटरी समझे सबको. सो लेट्स अज्यूम अभी के लिए कि एवरेज मतलब क्या, कि लेट्स अज्यूम कि उनके पास ओपनिंग 20,000 था और क्लोजिंग 10,000 है. मतलब सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे अज्यूम करते कि थ्रू आउट द ईयर उनके पास ऑन एन एवरेज 15,000 स्टॉक था हमेशा, एंड इनके पास 95,000 था. नाउ केयरफुली कॉन्सेप्ट करो. कंपनी ए के लिए 15,000 स्टॉक है, मतलब कहना है से वी आर अज्यूमिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इज एज एट सम, ये एसेट है, इन्वेंटरी मतलब एसेट है, कहने से दैट इज एज ऑन सम पॉइंट. करेक्ट. बैलेंस शीट के आइटम्स क्या होते हैं, एज एट सम पॉइंट. सो दिस इज कहने से इन्वेंटरी एट एनी डेट, एवरेज इन्वेंटरी एट एनी गिवन डेट ड्यूरिंग द ईयर. कैन वी अज्यूम दैट? क्योंकि मतलब क्या कि उनकी 20 एंड 10 था, मतलब ऑन एवरेज थ्रू आउट द ईयर ऑन एनी डे दे हैड 15,000 स्टॉक. And this is cost of material consumed. This is not on a given date. This is for the year. तो मुझे बोलो at any given point उनके पास 15,000 स्टॉक होता है, उसका कितने टाइम्स किया तो उनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ रहा है, कंज्यूम्ड आ रहा है. मतलब 15,000 स्टॉक का कितने टाइम्स दे आर कंज्यूमिंग, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट आर दे कंज्यूमिंग? 7.333. Check if everyone is getting this. The question is inventory का how many times they are consuming. Is everyone getting 7.333? देखो. Yes. बाकी लोग. हाँ. ओके. मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज क्या किया हमने, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो था उसको एवरेज इन्वेंटरी से डिवाइड किया. दिस इज नथिंग बट दैट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आईटीआर बोलेंगे हम उसको. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. दिस इज इन आवर केस 7.333 टाइम्स. व्हाट डज इट मीन कि their consumption is 7.333 times of their stock. Their consumption is 7.333 times of their stock. Whereas second company के केस में, can anyone tell me उनका ITR कितना है? 1.157 times. Okay, good. Based on this ITR, can I conclude? देखो अगर वो सेम इंडस्ट्री के कंपनीज है ऐसा हम बोल रहे हैं, can I say कंपनी ए इज कीपिंग लेस स्टॉक रख रहा है वो, मतलब कहने से उनको ज्यादा बार ऑर्डर करना पड़ता होगा, राइट. कहने से दे हैव मोर रिस्क ऑफ स्टॉक आउट. कहने से कंपनी बी माइट हैव मोर कैरिंग कॉस्ट देन कंपनी बी, माइट बी एट द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस हायर देन कंपनी ए. करेक्ट. क्योंकि कंपनी बी में मटेरियल ज्यादा पड़ा रहता है उनके पास, तो ऑब्सोलेसेंस की भी रिस्क ज्यादा है, राइट. खराब होने की भी रिस्क, डिटीरियोरेशन की भी रिस्क ज्यादा है. सो कंपनी टू कंपनी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सेम इन्वेंटरी के लिए, तो मे बी दिस इज समथिंग दैट वी कैन कंक्लूड. व्हाट इफ आई से समथिंग लाइक दिस कि ये एक मटेरियल है उनका, मटेरियल ए एक ही कंपनी का, एंड ये उसी कंपनी का मटेरियल बी है. तो फिर कहना है से कॉन्सेंट्रेट, which of these is faster moving? कंपनी मटेरियल ए और मटेरियल बी ऐसा बोल रहे हैं अभी हम, तो कौन सा मटेरियल फास्टर मूविंग है, ए या बी? ए का. करेक्ट, ए का. व्हाई? बिकॉज उनका 15,000 ही स्टॉक है, मतलब ज्यादा बार परचेज करना होगा, ज्यादा बार यूज होता होगा उनका स्टॉक. वैसे कंपनी बी का मस्ट बी यूज स्लोली बिकॉज उनका रेशियो कम आ रहा है, कंपनी बी का नहीं, मटेरियल बी का. सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस आईटीआर. आईटीआर का यूज क्या होता है? टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी
और टू कंपेयर बिटवीन टू डिविजन्स, टू ब्रांचेस में भी, कि इनका आईटीआर इतना रहा है, इनका आईटीआर इतना रहा है, हु इज वर्किंग मोर एफिशिएंटली एंड सो ऑन. टेल मी, विल देयर बी सम फिगर जो ऐसा परफेक्ट होगा? ऐसा कुछ है क्या कि इतना होना चाहिए? डू यू थिंक देयर विल बी समथिंग लाइक दैट? हाँ, सो आई मीन, विल देयर बी एनी आइडियल फिगर फॉर आईटीआर? ऐसा कुछ होगा क्या? या विल इट डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी? Industry to industry, right? Suppose, concentrate very carefully. Suppose a company is, let's say, manufacturing heavy machinery. Heavy machinery मतलब बहुत बड़े machines manufacture करते हैं. Can I say it is possible कि उनकी इन्वेंट्री कैसी होगी? फास्टर मूविंग या स्लोअर मूविंग रॉ मटेरियल की? दे आर मैन्युफैक्चरिंग हेवी मशीनरी, बहुत बड़े बड़े मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं. देयर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल माइट बी slower moving, might be slower moving, right? So their ITR might be different. Whereas किसी ऑटोमोबाइल कंपनी या किसी कंपनी जहां पे छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं कुछ, वहां पे इन्वेंट्री माइट बी फास्टर मूविंग, आईटीआर माइट बी हायर. ओके, सो आईटीआर इज गोइंग टू डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. द ओनली थिंग इज वो कंपनी का उस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होना चाहिए आइडियली, सो दैट देयर ऑर्डरिंग या कैरिंग कॉस्ट इज नॉट टू हाई और टू लो. फाइन. तो आईटीआर क्या है, क्लियर है सबको? उसके पॉइंट्स लिखेंगे नीचे, इंटरप्रिटेशन लिखेंगे, बट क्लियर है क्या कैलकुलेशन? ओके, तो ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, फिर उसके इंटरप्रिटेशन उसका लिखते हैं नीचे. नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं आपको ऐसा ही दूंगा पीडीएफ. हाँ नहीं, बट अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है, सो नेक्स्ट चैप्टर विल आल्सो ऐसा ही मिलेगा, उसके बाद हम्म. दस दस, हाँ क्या बोलो राजा? कहाँ पे, ट्वेल्थ में होता था क्या? अच्छा, हाँ वो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होगा सब सेकंड, ये आपको एक्चुअली वापस आएगा व्हेन यू गो टू सेकंड ग्रुप इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बट देन दैट विल स्पेशली बी अबाउट फिनिश गुड्स, बट ऐसा कुछ नहीं, रॉ मटेरियल को भी अप्लाई कर सकते हैं. डन. स्क्रॉल डाउन करना है तो बोलो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाल रहा है वो लिखना है तो लिखोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. स्क्रॉल डाउन करना है. ओके. You should ideally write it as 7.333 times जो भी आएगा, because that means कि their consumption is that many times of their inventory. नहीं थे, सिस्टम में सीखोगे आप. There's a separate chapter on ratio analysis there. उसमें तो ऐसे ही करते होंगे रेशियो एनालिसिस.
ये आया तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आया तो ये फॉर्मूला। एफएम में यूल हैव टू लर्न इट, मतलब बहुत भी तो बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। चलो डन, कैन बी राइट सम कंक्लूजन्स। हाँ, कुछ पॉइंट्स लिखो नीचे। हायर आईटीआर could indicate that the inventory is moving, आप ही बोलो, फास्टर या स्लोअर? फास्टर, क्योंकि ज्यादा टाइम्स कंज्यूम हो रहा है। अब कॉन्सेंट्रेट करो ये सेंटेंस, इफ यू एग्री विद दिस। देखो, आईटीआर इंडिकेट्स, आईटीआर इंडिकेट्स ऑन एवरेज, पूरा देखो पहले एंड टेल मी इफ यू एग्री विद दिस। ऑन एवरेज, हाउ मेनी टाइम्स does the inventory, how many times does the inventory get replaced during the year or replenished during the year? क्योंकि देखो, उनके पास पहले मटेरियल के लिए ऑन एवरेज इतना स्टॉक था एंड उनको इतना यूज करना है, तो मतलब कहना से उनको 15,000 खत्म होने पर वापस 15,000, वापस 15,000, मतलब ऑन एन एवरेज कहना से दे हैव टू refill the stock 7.333 times during the year. Does everyone agree? 15,000 हम ऑन एवरेज लगता है काफी, राइट? सो अगर हम 15,000 एट एनी टाइम हमारे पास 15,000 स्टॉक होता है, तो मुझे बोलो 15,000 15,000 15,000 ऐसा यूज करते करते कितने बार यूज करते हैं हम पूरे साल में 15,000? 7.333 टाइम्स, मतलब कहने से हमें 7.333 टाइम्स रिप्लेस करना पड़ेगा उसको फिर यूज करने के लिए, कि 15,000 खत्म हुआ तो वापस लाओ, 15,000 खत्म हुआ तो वापस लाओ। ऐसा करते करते कहने से पूरे साल में इतने बार हमें रिप्लेनिश करना पड़ेगा, सो दैट हमारा पूरा 1,10,000 हो जाएगा। So ITR indicates that on an average how many times does the inventory get replaced during the year? कि 7 बार हमें इन्वेंट्री रिप्लेस करनी पड़ रही है ड्यूरिंग द ईयर ऑन एन एवरेज, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू एग्जैक्टली मैच। डन। तो फिर इससे में और एक कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं हम, समथिंग कॉल्ड एज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। उसी का पार्ट है, अगेन वही मटेरियल ए और मटेरियल बी के लिए निकालते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। अब ये सेंटेंस ठीक से पढ़ो सब लोग। ITR indicates on average how many times does the inventory get replenished during the year, and tell me ये जो मटेरियल A है उसको हम ऑन एन एवरेज इतने बार रिप्लेस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर कितने दिन बाद रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब हमें अज्यूमिंग कि साल में 365 डेज है, कितने दिन के बाद रिप्लेस करना पड़ता है हमें वो ऑन एन एवरेज? आई डोंट नो। अगर इतने बार रिप्लेनिश करना पड़ता है तो फिर कितने दिन बाद वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब एवरेज बेसिस पे? ओके, विदाउट राउंडिंग ऑफ 49.77। करेक्ट। देखो,
कौन सा डेटा? अगर 365 डेज में वो 7.333 टाइम्स यूज होता है, तो कैन वी फाइंड कि एक बार यूज होने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज नथिंग बट 360 डेज या 365 डेज या फिर 12 मंथ्स, अगर मंथ्स में निकालना है तो। या फिर थोड़ा और बेटर वे में लिखता हूं कि डेज और मंथ्स इन द पीरियड divided by वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, so that will be 365 divided by 7.3 recurring, is it coming to be 49.772 days, which is around 50 days? करेक्ट। तो क्या मतलब होगा उसका कि मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास ऑन एन एवरेज 50 डेज के लिए रहता है, देन इट इज रिप्लेस्ड। तो फिर मुझे बोलो विदाउट मतलब बिफोर कैलकुलेशन लॉजिकली बोलो सेकेंड का होल्डिंग पीरियड ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि हम उसको कम बार रिप्लेस करते हैं, राइट? तो उसका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड विल बी ओके 365 डेज बाय वो 1 पॉइंट कुछ तो आया था ना, 1.15 से। हाउ मच इज इट? इज एवरीवन गेटिंग करेक्ट? 315.47। मतलब उसको नियरली एक साल के लिए होल्ड कर रहे हैं हम, इफ यू सी। मतलब साल में वो इतना भी कुछ भी नहीं रिप्लेस करना पड़ता जनरली। एन इन्वेंटरी आइटम इज हेल्ड फॉर 315 डेज ऑन एन एवरेज। Is everyone clear with this? Okay. Again, don't write short forms in test or exam. ITR, IHPSA, notebook में ठीक है, because ITR might also mean income tax return. IHP also might mean income from house property. ऐसे मत करो। इसके क्वेश्चंस तो 1 सेकंड के क्वेश्चंस होने वाले सब। आई होप आपने वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को वहीं पे ठीक से नोट किया है, ऊपर जब लिखा है तब। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट, प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। Although you should never remember it like that, always remember from debit credit point of view. ओपनिंग एंड परचेज डेबिट को आएंगे तो ऑब्वियसली कंजम्पशन एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट को आने वाला है। हाँ, तो थिंक ऑफ इट एज एन एसेट लेजर। जो भी इनपुट है यहाँ पे आएगा, मतलब वो मटेरियल का जो भी मटेरियल बाहर जा रहा है आउटपुट है वो यहाँ पे आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर इट लाइक दिस फॉर एवरी चैप्टर, दिस हेल्प्स, आगे जाके फायदा होगा इसका। कैन वी गो टू क्वेश्चंस देन? ओके, क्वेश्चन 30 अब तक आना चाहिए था फास्ट। Read and solve by yourself. Remember, I can ask anyone to send me a photo on WhatsApp. So presentation अच्छा ही चाहिए compulsory, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, प्रेजेंट करना है ना। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। नोटबुक में वापस। वापस रहने दो वैसा ही, अब उसको क्या है, एक दो का ही डिफरेंस होगा। हाँ, एक दो का नहीं, एक तीन का डिफरेंस होगा, से बोलना चाहिए था।
विश्वजीत टेल मी मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है? 2,50,000 इज करेक्ट। फॉर्मूला लिख के लिखना है सबने कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ लिखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना है, सब लिखना है एकदम, सब सब कुछ सब कुछ। अल्ताफ टेल मी आईटीआर कितना आ रहा है? ओके, और फिर बोल। एवरेज स्टॉक भी अलग से दिखाना पड़ेगा आपको, छोटा सा करके कोई पे वर्किंग। 2.5 इज करेक्ट। बिकॉज एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख। योगिनी व्हेन यू आर डन टेल मी इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है? करो मतलब पहले फिर बोलो। 146 क्या? 146 डेज, करेक्ट। गुड। हैज एवरीवन गॉट दिस? मुझे बोलो, उन्होंने कमेंट नहीं पूछा है तो खुद से कमेंट करना है क्या हमने वहां पे? अब मैं कुछ मतलब हाँ, और हमें पता नहीं क्या है वो, स्लो मूविंग फास्ट मूविंग कुछ नहीं दिखना है फिर। एंड ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो मतलब वो आपको 5 मार्क्स दे रहे हैं बोनस में, तो लेना है फिर, मिस नहीं करना है उसको। हैज एवरीवन गॉट दिस? हम्म। ओके, प्रगुन, आकांक्षा, सलोनी। ओके गुड। आकांक्षा का एज यूजुअल इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया शायद। ओके, 31 देखते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड कमेंट। हाँ अच्छा, यस, ओके गुड। इतना ही, 1-2 लाइन का क्वेश्चन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करना है सिर्फ और कमेंट करना है। क्या क्या बोल रही थी आकांक्षा? 7, ओके, लेट मी जस्ट कैलकुलेट। हाँ, फॉर्मेट और फॉर्मूला लिखो सिर्फ एंड उसके बाद लिखो। और 7 किसे आ रहा है होगी नहीं? हाँ सॉरी सॉरी, करेक्ट। करेक्ट। मतलब देखो सब लोग आ रहा है कि 7 and 2.5 व्हेन यू आर डन। यस, ओके गुड।
कमेंट मतलब एक ही कमेंट करना है सर कि विच वन इज फास्टर मूविंग, बस, क्योंकि और कुछ बोल नहीं सकते इसके बेसिस पे, इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास ज्यादा। तो विच वन इज फास्टर मूविंग, ए या बी? करेक्ट, ए इज फास्टर मूविंग, कमेंट करो बस कि ए इज अ फास्टर मूविंग आइटम एज कंपेयर टू बी। पूछा नहीं था ना उन्होंने होल्डिंग पीरियड, छोड़ दो। डन एवरीवन? ओके, 32 is homework. 32 is homework for today, note कर दो। Can we go to next concept? Fine. अब concentrate, फोर्थ पार्ट क्या था इन्वेंटरी कंट्रोल का, एनीवन? फिजिकल कंट्रोल, गुड। अब दिस फिजिकल कंट्रोल इज अ बिट ऑफ थियरी, थियरी है, तो इसको प्रॉपर पॉइंट वाइज और समराइज तो हम जब थियरी देखेंगे तब करेंगे, बट जस्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं अभी, कुछ एक दो तीन पॉइंट्स नोट कर देते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो नेक्स्ट हेडिंग दो इन्वेंटरी कंट्रोल और फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल, हेडिंग दो। फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल, 3 पॉइंट्स देखने में इसमें, एंड फिर एक फोर्थ जो देखेंगे उसके थ्रू आगे भी जाएंगे। सो फर्स्ट, लिखा हेडिंग सबने? यस, लिखो। फर्स्ट इज अ टू बिन सिस्टम। अब फिजिकल मतलब क्या, कि फिजिकली इन्वेंटरी पे कैसे कंट्रोल रखना है, फिजिकली मतलब एक्चुअली वहां पे जो इन्वेंटरी रहेगी उस पर कैसे कंट्रोल रखना है। फर्स्ट इज लिखो टू बिन सिस्टम। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। बिन मतलब क्या? So that's it, there are two boxes, two bins. हमारे पास एक स्पेसिफिक रॉ मटेरियल है। What we do in two bin system is we keep that raw material, instead of keeping it in one box, we keep it in two different boxes. Now understand, in this box we keep material equal to its ROL, reorder level, and here we keep anything above ROL. What is ROL? What does ROL indicate? Good. फुल फॉर्म तो आता है मतलब, बट ROL इंडिकेट क्या करता है? व्हाट डज इट इंडिकेट, फॉर्मूला नहीं, व्हाट डज इट इंडिकेट? करेक्ट, वापस कब ऑर्डर प्लस करनी है, प्लेस करनी है, मतलब व्हेन टू प्लेस द ऑर्डर, राइट?
ROL indicates when to place the order. अब मुझे बोलो, कहने से अगर ये बॉक्स खत्म होगा तो हमें ऑर्डर प्लेस करनी है, डायरेक्टली समझ जाएगा, राइट? सो विल वी हैव टू कीप एनी अदर कंट्रोल देन दैट? क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, एक ही इसमें रखा तो देखो लॉजिकली हमें कहने से हर बार चेक करते रहना पड़ेगा, अच्छा आरओएल पे आया क्या, आरओएल पे आया क्या. इफ द मटेरियल इज लार्ज इन क्वांटिटी, कहने से दिस मेथड विल बी गुड, क्योंकि फिर ये बॉक्स जब एम्प्टी हो जाएगा तो हम इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर देंगे. डज एवरीवन एग्री? तो ड्रॉ करो ऐसा डायग्राम, फिर नीचे लिखते हैं. हाँ, क्यों क्या? हाँ नहीं, वो जैन का एग्जाम मतलब नवंबर का एग्जाम ही था वैसे. मोस्ट प्रोबेबली, मतलब शायद आपका एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है इंटर का, शायद. बट अज्यूम नहीं करना है, प्रीपोन होगा ऐसे अज्यूम करो. किया डायग्राम ड्रॉ सबने? हाँ, नहीं नहीं प्रीपोन नहीं हो गया, लेकिन ऐसा अज्यूम करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, so that पढ़ाई करोगे. पोस्टपोन हुआ ऐसे बोला तो अब तो पढ़ाई नहीं करोगे. ऐसा ही होता है. हाँ वही तो करेक्ट है. डन सबका. हम्म. अल्ताफ को रिग्रेट है बहुत. कॉस्टिंग में there is a scope to get 90 plus. हम्म. रीचेक, हाँ नहीं रीचेक करते ही नहीं पेपर. दे जस्ट टेक टोटल अगेन, नथिंग एल्स. टोटल लेते फिर वो पेपर. नहीं कुछ नहीं, वो रीचेक के लिए नहीं था, दैट वाज टू मेक द पेपर अवेलेबल. लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ. They only read total, nothing else. लिखो अंडर दिस materials kept in two bins. Bins मतलब ब्रैकेट में लिखो कंटेनर्स. The smaller one containing only up to the ROL, only up to the ROL reorder level. Okay. The smaller one containing only up to the reorder level. लिखो. Once the other bin finishes, or once the other bin becomes empty, order is placed immediately. Order is placed immediately. Order is placed immediately.
हम्म देखो, a bin card is put on each bin showing quantities. बिन कार्ड क्या होता है, अगेन थियरी में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट लॉजिकली देखो, कहने से अगर एक कंटेनर रखा है मटेरियल का, तो आइडिया देखो, अब हम रिकॉर्ड इन्वेंट्री इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड करता है वो लेबर्स या वर्कर्स करेंगे या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग करेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री विल बी डन बाय वर्कर्स और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले. बट मटेरियल इज टेकन, एक्चुअली फिजिकली टेकन बाय whom? वर्कर्स. तो बिन कार्ड क्या होता है तब देखेंगे डिटेल में, बट मतलब ऐसे कंटेनर पे कुछ तो हमने स्टिकर या कुछ तो लगा के रखना चाहिए, उसके साइड में कुछ बुक रखना चाहिए जिसमें हर एक पर्सन जो उससे कुछ आइटम्स ले रहा है, से 5 यूनिट्स ले लिए, तो आप ये लिखना चाहिए कि 5 यूनिट्स इस डेट को लिए, देन 10 यूनिट्स ऑन दिस डेट, 15 यूनिट्स ऑन दिस डेट, सो दैट कहने से उसको रिकॉर्ड करना इजी रहेगा. अदरवाइज काउंट कौन करेगा हर बार हर रोज, राइट? सो देयर शुड बी अ प्रॉपर रिकॉर्ड, उसको बिन कार्ड बोलते हैं. तो मतलब ये बिन कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज समझेगा ही नहीं. अदरवाइज यहाँ पे आरओएल रखा है क्या सच में, यहाँ पे चल रहा है क्या, कुछ भी चल रहा होगा, अदरवाइज दैट शुड नॉट हैपन. सो a bin card would be necessary. Fine. So this is one way of physical control. लिखो second way. Continuous stock taking. Continuous stock taking. ब्रैकेट में देखो, स्टॉक वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं. नाम से ही समझ रहा है क्या होगा वो. देखते मतलब किसके साथ, कहने से रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करके देखेंगे पीरियोडिकली, राइट? तो लिखो here stock will be stock will be physically verified with the records, physically verified with the records by internal audit department अगेन. इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें देखने हैं, बट विल सी दैट व्हेन वी गो टू थियरी, नॉट राइट नाउ. वैसे भी याद नहीं रहेगा आपको वो. जैसे कि कहने से इसके डिसएडवांटेज ऐसे हो सकते हैं कि वो अगर चेक करने आए तो बीच में स्टोर्स डिपार्टमेंट वालों को डिस्टर्ब हो सकता है. इज दैट करेक्ट? हाँ, क्योंकि मतलब होगा ना, अगर कंटिन्यूअसली कर रहे हैं वो और उनको बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ये दिखाओ, ये लाके दिखाओ, तो वो बोलेंगे हम कब करें फिर हमारा काम, राइट? आपको ही दिखाते बैठे थे. सो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ देखेंगे हम बाद में, नॉट राइट नाउ व्हेन वी गो टू थियरी. अभी तो सिर्फ कंसेप्ट लिखना है बस शॉर्ट में, क्योंकि हमें वो पार्ट कंप्लीट करना है, इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल का. थर्ड लिखो, सिस्टम ऑफ बजट्स. सिस्टम ऑफ बजट्स. बजट्स मतलब क्या? बजट मतलब कोई स्टैंडर्ड सेट करना, करेक्ट? तो फिर क्या फायदा हुआ ये करके, निवन?
मतलब स्टॉक में क्या फायदा होगा ऐसे इसका? ओके, तो फाइनली हाँ, सिस्टम ऑफ बजट्स मतलब क्या, करेक्ट आप जो बोल रहे थे कि कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे, मतलब क्या अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज नो बजट सेट बिफोर हैंड, कि पहले हमने डिसाइड ही नहीं किया कि इतना इतना इज योर लिमिट फॉर एवरी डिपार्टमेंट, एवरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या एवरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो फिर कहना है से देयर कैन बी अननेसेसरी यूसेज ऑफ मटेरियल। इज इट करेक्ट? अगर हमने बजट सेट किया तो लिमिट रहता है, एंड कैसा होता है ना जनरली बजट पे वो डिपार्टमेंट के मैनेजर का, वो डिपार्टमेंट के वर्कर्स का बोनस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, उनका वेरिएबल पोर्शन सैलरी का, ये सारी चीजें डिपेंडेंट रहती है कि वो बजट सेटिस्फाई करते हैं नहीं, कभी कभी हाँ, मतलब विल सी दिस इन व्हेन वी गो टू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बट कहने से उस केस में those managers, since their performance evaluation depends on that, can I say those managers will try to follow the budget? Is it correct? So that is why this system of budgets helps. So again, like I said, we'll see this in detail, but abhi short mein likho sir, likho under this to keep a control over investment in inventory, material requirement, material requirements are budgeted in advance. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री मतलब क्या कि इन्वेंट्री में कितने पैसे डाल रहा है उस पर कंट्रोल रखने के लिए हम बजट सेट करेंगे ना, कि ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री में। सी दिस इज नॉट अबाउट अल्ताफ कि उसका फिजिकल मतलब सेफ्टी एंड एवरीथिंग, राइट? ये किसके बारे में कि हमारे पैसे ज्यादा नहीं जाने चाहिए इसलिए, राइट? हम्म। वेरस वो ऊपर की दो चीजें एक्चुअल फिजिकल इन्वेंट्री के बारे में थी, वेरस दिस इज अबाउट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द इन्वेंट्री। सो बजटेड इन एडवांस, it is then compared with actual, it is then compared with actual usage. First or a last point, then we'll go to last part of the chapter. लिखो फोर्थ, लास्ट पॉइंट टुडे, टुडे नहीं, लास्ट पॉइंट इन दिस perpetual inventory records, perpetual inventory records, ये आपने सुना है कभी ना कभी अकाउंट्स में सुना है, राइट? परपेचुअल इन्वेंट्री, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मतलब क्या कहने से, जैसे ट्रांजैक्शन होगा इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करना, करेक्ट? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट करो ना सब लोग केयरफुली, इन अकाउंट्स, ओके, इन अकाउंट्स, लेट्स मूव अवे फ्रॉम दिस फॉर अ व्हाइल। इन अकाउंट्स हम जो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं एट द एंड, दैट नीड्स टू बी काउंटेड फिजिकली जाके, बिकॉज अकाउंटिंग में, मुझे बोलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हैव यू सीन एनीवेयर कि हम स्टॉक के लिए एक अलग अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, बट क्लोजिंग स्टॉक में हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन द इन्वेंट्री। डू वी रिकॉर्ड इन्वेंट्री एंट्रीज वन बाय वन इन अकाउंट्स इन एनी? हाँ, नहीं करते, करते क्या, देखा है क्या हमने कभी? स्टोर्स लेजर देखा है आपने, बट स्टोर्स लेजर इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब वो उससे बैलेंस शीट में कुछ नहीं आता। स्टोर्स लेजर जो है दैट इज प्रिपेयर्ड इन स्टोर्स डिपार्टमेंट, दैट हैज नो रिलेवेंस टू फाइनल अकाउंट्स। परचेस का रिकॉर्ड रखते हैं, करेक्ट? हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेस का रिकॉर्ड रखते हैं एंड बस क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं। वो क्लोजिंग स्टॉक आता कहां से? क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लेजर नहीं बनाते कुछ, कि ये आइटम आया, फिर ये आइटम आया, फिर ये गया, इतना बचा। हम्म नहीं, एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक में फिजिकली भी वेरीफाई करते हैं कि हम जाके वहां पे देखते हैं, अच्छा इतना इतना क्लोजिंग स्टॉक है। देन हम एक स्टोर्स लेजर बनाते हैं। स्टोर्स लेजर मतलब क्या, स्टोर्स डिपार्टमेंट में हम एक लेजर बनाते हैं कि इतना इतना मटेरियल आया, इतना गया और इतना क्लोजिंग बचा। बट टेल मी,
Is that stores ledger a part of your trial balance? No, that stores ledger is not part of your primary entries. That stores ledger is supplementary. That comes from costing records because inventory is not recorded anywhere in accounts directly. Okay, हमारे प्राइमरी बुक्स में जर्नल में वगैरह कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होते इन्वेंट्री के एंट्रीज. दैट इज वाई कहीं ना कहीं पे तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा उनको क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू चाहिए. अकाउंटिंग के लिए भी मुझे बोलो, अकाउंटिंग के लिए इट इज ओके, हमें बीच के वैल्यूज नहीं चाहिए बट हमें फाइनल क्लोजिंग स्टॉक तो चाहिए विच वी हैव टू वेरीफाई विद फिजिकल वन. तो इसलिए भी की परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, दैट इज व्हेनेवर इन्वेंटरी हुआ है वो इन्वेंटरी चाहिए. बट व्हेनेवर वी मेक अ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब कुछ भी आया है इशू किया तो इमीडिएटली बी रिकॉर्डेड सो दैट हमें सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन पे डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? दो लोगों को समझाया मतलब. ओके, हाँ, फाइन. सो टेल मी वन थिंग, अपने अकाउंट्स में दो टाइप के ऐसे रिकॉर्डिंग के मेथड देखे होंगे, परपेचुअल एंड पीरियोडिक, राइट? पीरियोडिक मतलब क्या कि हम पीरियोडिकली वेरीफाई करके रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंटरी को या वैल्यू करते हैं. परपेचुअल इज वी रिकॉर्ड इन्वेंटरी एज एंड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैपेंस. कोई परचेस किया लिख लो, क्या लिख लो, खराब हुआ लिख लो, फ्रॉड हुआ कुछ या स्टील थेफ्ट हुआ लिख लो इमीडिएटली. सो व्हाटएवर हैपेंस राइट इट इमीडिएटली. दैट इज कॉल्ड एज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स. तो अगेन एक दो लाइंस में सिर्फ उसके बारे में लिखते हैं, देन विल गो टू एक्चुअल इशू प्रोसीजर. स्टॉक लेजर पे ही जाना है अभी हमें, स्टोर लेजर पे. तो इस दो लाइन में लिखो. It involves it involves keeping a record of each inventory related transaction, by the. अब मुझे बोलो लॉजिकली कौन सा डिपार्टमेंट ये करेगा? लॉजिकली विच डिपार्टमेंट विल डू दिस? अरे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अब कर सकता है, आई एग्री, बट देखो कहने से कॉस्टिंग डिपार्टमेंट तो मतलब फिजिकली इट इज गोइंग टू बी एट डिफरेंट प्लेस, राइट? स्टोर्स तो अलग जगह पे होगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में लोग अलग जगह पे बैठे होंगे. सो विल इट बी बेटर कि वो स्टोर्स का जो मैनेजर या स्टोर्स में ही कुछ लोग रखे जो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्वेंटरी इशू होने पर? इज दैट करेक्ट? तो बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट. तो क्या करेगा, अब तो वैसे भी कंप्यूटराइज होता है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में ही लोगों को बिठाएंगे हम कि ये इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स करते जाओ इमीडिएटली. जैसे परचेस आएगा, कुछ इनपुट आउटपुट आएगा, रिकॉर्ड करो. सो दैट वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को मिल जाएगा. लिखो बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट. उसमें लिखो इट कंप्राइजेस ऑफ फर्स्ट इज बिन कार्ड. क्या होगा बिन कार्ड? हमने अभी देखा, हर एक कंटेनर पे जो रिकॉर्ड्स लगाए होते हैं वो. अगेन थियरी इन डिटेल विल सी लेटर, बट टेल मी, हर एक बिन के पास हमने सपोज रखा एक बिन कार्ड. क्या फायदा होगा उसका? आइडेंटिफाई कहने से, हाँ बोलो बोलो कौन सा? हाँ वेरी गुड. एक तो ये समझेगा कौन सा स्टॉक कौन ले गया, कौन सा स्टॉक किसने ले गया, मतलब ऐसे अनऑथोराइज्ड इशू नहीं होगा वहां पे कोई, इतना ले गया और किसने लिया, करेक्ट? अनऑथोराइज्ड कुछ होगा नहीं इशू. देन कहना से एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल वेरीफाई करना है किसी को, मतलब एवरीडे अगर वो स्टॉक टेकर को, मतलब स्टॉक डिपार्टमेंट के इसको, तो कहने से वो जस्ट जाके बिन कार्ड के यहाँ पे जाके देख सकता है एंड उसके स्टोर्स लेजर में मैच करके देख सकता है, ठीक है, वेदर दिस इज मैचिंग और नॉट. इज इट करेक्ट?
राइट, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि स्टोर्स लेजर तो वो सेंट्रली करता है ना, वो कहाँ पे, वो स्टोर्स डिपार्टमेंट के एक कॉर्नर में बैठा है लेट से, और वो वहां पे स्टोर्स लेजर बना रहा है, मतलब क्या हर एक एंट्री कर रहा है, लेकिन उससे क्या पता वहां से एक्चुअली कौन कितना ले रहा है। तो इट विल बी नाउ इजी, क्योंकि वो बिन कार्ड और वो स्टोर्स लेजर टैली कर पाएगा। ऑब्वियसली बिन कार्ड डिजिटल होगा तो दैट एंड दैट विल बी टैलीड ऑनलाइन, तो उसको दिखेगा ठीक है बिन कार्ड में इतना दिख रहा है, मेरे स्टोर्स लेजर में इतना दिख रहा है। तो फर्स्ट इज बिन कार्ड विच इज केप्ट नियर ईच बिन, एंड सेकंड इज स्टोर्स लेजर which is prepared centrally in the stores department। कहने से दोनों भी इंपॉर्टेंट होंगे, देखो क्योंकि बिन कार्ड नहीं होगा तो स्टोर्स लेजर कर रहा है वो ठीक है, बट फिर कहने से स्टोर्स लेजर करके भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा देन, हर रोज या वेरी कंटिन्यूअसली। इज इट करेक्ट? राइट, सो दीज टू विल सप्लीमेंट ईच अदर, कि बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर दोनों अगर बनाए तो दैट विल हेल्प। अगेन इन डिटेल इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह ऐसी चीजें देखने में वापस तब थियरी के बाद, अभी के लिए इतना ही नोट करो सर। निकाल के उसमें पेस्ट कर दो, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता ऐसे, बट ठीक है। अरे तो फिर तो निकालो, फिर क्या। अच्छा वो भी स्पाइरल वाली, फिर तो वापस। लेट मी नो व्हेन डन। डन। नींद में होने पर अल्ताफ कभी कभी हो सकता है सर, ठीक है। ओके, चलो अब मटेरियल चैप्टर के फर्स्ट डे को हमने जो चार्ट लिखा था मटेरियल कंट्रोल का, उस पे जाओ। आओ सब लोग वहां पे। 7 पॉइंट्स देखे थे हमने, इस चैप्टर का इंडेक्स था वो 7 पॉइंट्स। उसमें से फर्स्ट पॉइंट वाज व्हाट? अब तक बोलना चाहिए था पास। क्या? प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, करेक्ट। फाइन, तो वो हमने देख लिया परचेस प्रोसीजर। सेकंड पॉइंट वाज प्रोसीजर, उसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट्स देख लिया। थर्ड वन, section did not contain anything from our point of view, costing point of view right now। फोर्थ वन, स्टोरेज कंट्रोल, जिसमें ये सब देख रहे हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट। फिफ्थ वन इज कंट्रोल, जिस पे हमें अभी जाना है। एंड मुझे बोलो सिक्स्थ वन इज व्हाट? सिक्स वन नीचे क्या लिखा था हमने? मेंटेनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, राइट। अब मुझे बोलो, अब हमने रिसीव कर दिया, स्टोर भी कर दिया, इश्यू भी कर रहे हैं, तो इसके साथ अब हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हम एक साथ देख रहे हैं। एंड उसके बाद का पॉइंट तो मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली कुछ नहीं है। क्या था उसके बाद का लास्ट पॉइंट? करेक्ट, स्टॉक ऑडिट। तो वो तो ऑब्वियसली देयर आर नो न्यूमेरिकल्स इन दैट। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नाउ, इशू प्रोसीजर एंड उसके रिकॉर्ड्स रखना। तो लेट्स सी दैट केयरफुली। उसके पहले आई गेस एक बार लेट्स रिवाइज एवरीथिंग वंस। चलो लेट्स सी कितने लोग रिवाइज करते हैं सच में, या सिर्फ लॉ और टैक्स ही रिवाइज करते हो, देखते हैं। नहीं नहीं, लॉ टैक्स रिवाइज करने से सब्जेक्ट्स है ना, इसलिए क्योंकि उसमें करना पड़ता है बहुत। हाँ, तो इसीलिए तो लेट्स सी कितने लोग कॉस्टिंग भी करते हैं रिवाइज। चलो लेट मी आस्क वन बाय वन, एक सेकंड में आंसर चाहिए सबसे मुझे फास्ट। कुछ चीजें मैं ही बोलता हूँ, मतलब कॉन्सेंट्रेट। इनिशियली वी सॉ कॉस्ट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड on any article or any service। then हमने देखा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट यूनिट मतलब कॉस्ट का मेजरमेंट का यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट की पर टन, पर केजी, व्हाटएवर। देन हमने मेन चीज देखा लाइक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। Kavya, can you tell me, first classification based on nature or elements is done in 3 parts? Which 3 parts? And
Correct. Material cost, labor या employee cost and other expenses. All these are subdivided into two parts, direct and indirect. Yogini, tell me all indirect costs together are called as what? Overheads. Very good. Vishwaji, tell me overheads are divided on the basis of functions into three main parts. Which three parts? Hmm. Hmm. Manufacturing, administration, selling and distribution. Good. There was fourth part also, research and development overheads, but obviously that is not going to be there every time. Fine. Then functional classification के बाद हमने देखा classification on the basis of variability. Altaf, tell me what 4 points did we see in classification based on variability? Which 4 types? भूल गया. Fixed, variable, semi-variable and step ladder cost. Step ladder cost. Okay. Variable cost remains same on per unit basis. Fixed cost remains same on total basis. प्रगुण, टेल मी सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने के हमने 4 मेथड्स देखे थे. कौन से 4 मेथड्स? एक्चुअली 5 देखे थे, ग्राफिकल इंक्लूड करके. कौन से? ग्राफिकल, देन ठीक है, देख के बोलो अभी अभी के लिए फास्ट. ग्राफिकल के बाद 3 सेम थे. कौन से 3? क्या कॉस्टिंग का ही बुक खोला है ना प्रगुण? ओके, ठीक है बोलता हूँ, कॉन्सेंट्रेट सुनो सिर्फ अभी. ली स्क्वायर्स मेथड जहां पे हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं. हाई लो पॉइंट मेथड एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड जहां पे हम चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स या चेंज इन सेल्स लेते हैं टू गेट वेरिएबल पोर्शन. वो वेरिएबल पोर्शन टोटल में सब्स्टिट्यूट करके वी गेट फिक्स्ड पोर्शन. There was a fifth method called as analytical method, which is used in real life based on experience and judgment. So from exam point of view, that is easy because they give everything to us. Then we saw classification of cost based on normality. Akanksha, can you tell me what do we do with normal costs and what do we do with abnormal costs? बोलो. Hmm. And correct. Normal cost always spread over good units. Abnormal cost always charged to costing P&L account. Then we saw classification based on controllability. उसमें we saw a concept called as responsibility center. Responsibility center is any division, department, person who is responsible for a particular thing, accountable for a particular thing. Altaf, what are okay वैभवी, अब तुम्हें मैं क्वेश्चन, अगर तुम्हारा माइक ऑन है तो बोलो, देन आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस, अदरवाइज टाइप करने में टाइम लगेगा बिकॉज थियरी है. माइक ऑन है तो बोलो, देन आई विल आस्क यू. सलोनी ऑल्सो. सलोनी तो सो गई है मुझे लगता है, बट ठीक है. अल्ताफ, व्हाट आर 4 types of responsibility centers? Hmm. Hmm. Revenue, बताओ, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर. ठीक है, वही बोलो, व्हाट आर 2 types of cost centers? कॉस्ट सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट. व्हाट आर 2 types of cost centers? बोलो. तब तक ये सुनो सब लोग कि कॉस्ट सेंटर्स का परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? बेस्ड ऑन setting budgets and comparing actual, जिसको बोलते हैं variance. So on the basis of variance we measure performance of a cost center. Okay, Vaibhavi, anything? There are 2 types of cost centers, standard and discretionary. याद है क्या सबको? Standard is where input output relationship is fixed. Discretionary where input to output relationship is not fixed. Then revenue center, हाँ correct भाई, standard and discretionary ऐसा था. Then revenue center का performance measure होता है on the basis of target sales and actual sales. So again variance. Profit center is who is responsible for cost and revenues both. So उनका performance will be measured based on some profitability ratios or profit variances. Fourth was investment center, which is completely independent. They have control over their own investments also. They have power to decide where to invest their excess funds. ठीक है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन दिखा ऑन द बेस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, व्हिच वाज कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एज अ होल, नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, ऐसा हमने देखा था. एवरीवन कैन कंट्रोल सम कॉस्ट. सो किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ये कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, नॉट फ्रॉम एवरीवनस पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद हमने एक ऐसा देखा था कि कॉस्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बट मैंने आपको बोला था कि वो मार्जिनल कॉस्टिंग में देखना है हमें. उसके बाद हमने देखा था मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये समझना ही चाहिए इसका डिफरेंस.
Techniques of costing are absorption, marginal, and standard. Methods of costing are process, service, job, contract, unit, batch, output, multiple, ये सब. Techniques of costing are how we calculate the cost. Methods of costing are where are we, for what are we calculating the costs. Methods are used in different industries with each of the any of the techniques. जैसा हमने देखा था, absorption costing is used mainly for accounting, marginal costing is used mainly for decision making, standard costing is used for performance analysis. Any of these three can be used in any of the industries with any of the methods. That was our first chapter. Second chapter में first part was material procurement procedure. Procurement procedure starts with engineering department. Engineering department gives what document to source production department? Bill of material. Very good. Bill of material contains how much units of raw material are going to be needed for 1 unit of production. Actually उसमें सिर्फ raw material नहीं होता, उसमें labor का भी data होता है, उसमें जो जो चीजें लगने वाली प्रोडक्शन के लिए वो डेटा होता है, बट हमें अभी raw material relevant है, तो ठीक है, उसमें मटेरियल का बिल होता है, मतलब कि एक यूनिट के लिए will need this much, this much, this much. On the basis of that, production department will start the production. It will be like, concentrate very carefully, can I say, it will be like a standard for them कि ये follow करना है, right? And then उनका actual might be different, so उनका variance हम निकाल पाएंगे bill of material देके कि उनका standard क्या था, actual क्या था. But ठीक है, anyways, that is a issue for later point of time. So if production department needs something, they ask stores department through material requisition note. Stores department will see their levels. If material is going below ROL, they will give it to production department, but if it goes below ROL, then they will ask purchase department to purchase through purchase requisition note. Then purchase department will start the procedure. They will first issue tenders or request for proposals. On the basis of that, suppliers might give them quotations. When suppliers give them quotations, purchase department will select the best one based on quantity and quality and price, and will place the purchase order. Once purchase order is placed, suppliers might send a pro forma invoice first, which is a format or a draft invoice, not a final one. Then they will send invoice, which we will give to cost accounting department. They will send goods, which will give to stores department. Goods के साथ there will be a goods delivery चलन, जिससे हमें समझेगा वो stores department वालों को. फिर डिलीवरी वो जब मिलता है तो सोर्स डिपार्टमेंट उनको गुड्स रिसीव नोट भी भेजेगा, कुछ रिटर्न हुआ तो मटेरियल रिटर्न नोट भी भेजेगा. साइमल्टेनियसली कॉस्ट डिपार्टमेंट में क्या चल रहा होगा, वो पेमेंट इनवॉइस मिलने पर पेमेंट करेंगे, देन गुड्स रिसीव नोट का मटेरियल रिटर्न नोट की कॉपी इनके पास भी आएगी. पीरियोडिकली stores and cost accounting department will reconcile through material abstract. Second was receiving procedure. Receiving procedure में काव्या, can you tell me, do we subtract trade discount? Yes, no. Yes, do we subtract quantity discount? Do we subtract, yes, do we subtract cash discount? Why not? It is finance cost. Very good. Do we subtract subsidy grant? Correct. Yes. Assuming it is related to material. Yes. Correct. Fine. Yogini, tell me fast. Do we add GST? Very good. If credit is not available, add it. If credit is available, don't add it. Default assumption in exam is credit is available, so don't add it. Yogini, tell me, do we add import duty? Yes. Do we add road taxes and tolls? Yes. Good. Vishwajit, tell me fast. Do we add insurance charges, transit insurance? विश्वजीत, अरे विश्वजीत, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है ठीक से. ईयरफोन्स लगाए तो शायद उसका इशू होगा. ऐड करना होगा, करेक्ट. इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड करना होगा, करेक्ट. वेरी गुड. फाइन. प्रगुन, टेल मी, विल वी ऐड कमीशन? Yes. Will we add brokerage? Yes. Will we add freight? Yes. Good. Akanksha, tell me, will we add demurrage?
ठीक है, उसका आवाज नहीं आ रहा है। वैभवी, टेल मी, विल वी ऐड डीमरेज फास्ट? नो, करेक्ट। विल वी ऐड फाइन्स एंड पेनल्टीज? नो, करेक्ट। आकांक्षा, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, एक बार वापस माइक ऑफ ऑन करके देखो शायद। बट इट्स ओके, ठीक है, सुनो, अदरवाइज वैसे भी रिवाइज कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स वी डोंट ऐड बिकॉज दीज आर एबनॉर्मल कॉस्ट्स। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट वाज शॉर्टेज। इफ इट इज नॉर्मल शॉर्टेज देन वी डिडक्ट ओनली, मतलब कॉस्ट है, क्वांटिटी है, तो हम क्वांटिटी से ही डिडक्ट करते हैं एंड कॉस्ट स्प्रेड करते हैं इस पे, नॉर्मल है तो। वेर एज एबनॉर्मल है तो हम पहले स्प्रेड करते हैं एंड देन डिवाइड करते हैं इन कॉस्टिंग P&L एंड इन नॉर्मल मटेरियल कॉस्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नॉर्मल, एबनॉर्मल, शॉर्टेज, फाइन। हम कुछ नहीं दिया है तो नॉर्मल ही अज्यूम करेंगे बिकॉज दैट इज इजी फॉर अस, हमें बाइफरकेट नहीं करते बैठना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर रिसीट्स प्रोसीजर वी सॉ इन्वेंटरी कंट्रोल। इन्वेंटरी कंट्रोल बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव लेवल्स। क्वांटिटेटिव लेवल्स में फर्स्ट वाज आरओएल। आरओएल इज व्हेन टू ऑर्डर। आरओएल का डिफॉल्ट फार्मूला इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और सेकेंडरी फार्मूला इज मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। देन वी सॉ आरओक्यू। आरओक्यू के लिए ईओक्यू मॉडल देखा हमने। ईओक्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into annual requirement. Annual requirement is important, not annual consumption. रिक्वायरमेंट मतलब जितना परचेज करना पड़ेगा, नॉट जितना कंज्यूम करना पड़ेगा, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है टोटल में तो विल फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स फर्स्ट बाय डूइंग एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ईओक्यू एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर हमें कैरिंग कॉस्ट निकालना है तो हम आरओक्यू को हाफ करेंगे एंड इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम करेंगे। Then we saw minimum stock level, which is ROL minus average consumption into average lead time. Maximum stock level, which is ROL plus ROQ minus minimum consumption into minimum lead time. Okay. Then we saw average level, which is minimum plus maximum by 2 or minimum plus ROQ by 2. Then we saw danger level, which is minimum या average consumption into emergency purchase का lead time. Then we saw buffer stock, which is stock which is kept for emergencies. इसके बाद हमने देखा inventory control on the basis of relative classification. First was ABC analysis, where stock is divided on the basis of value and frequency of use, quantity. Stock which is 70% in value and 10% in quantity approximately is called as A category, 20/20 is B category, 10/70 is C category. Second point that we saw in that is, that was a second classification that we saw was FSN, fast moving, slow moving, non moving. Correct. फास्ट मूविंग मटेरियल में एक छोटा सा पॉइंट देखा हमने कि इट्स मतलब कंट्रोल स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, वो तो है, बट आइडियली इट शुड बी केप्ट नियर इशू पॉइंट. Slow moving material should be periodically checked for obsolescence or deterioration, and non-moving material should be written off or provision should be made. Then we saw classification of VED on the basis of VED, vital, essential, desirable. Vital is something which is necessary for production, without which production cannot occur. Essential is something that is required, but without that production can happen, but with low quality. And desirable is, even if it is not there, it is okay. It is for designing or something like that. It is just like aesthetic, not something related to the product. Fine. उसके बाद we saw inventory control on the using ratio analysis. Ratio analysis में we saw two ratios, input output ratio for which there are no numericals, and ITR, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is cost of material consumed divided by average inventory. Don't forget average inventory. Cost of material consumed is opening stock plus purchases and minus closing stock. So that consumption जो यहाँ पे होगा balancing figure वो आएगा divided by opening plus closing upon 2. Inventory holding period is 365 या 12 upon ITR. ITR being higher indicates faster moving material, ITR being lower indicates slower moving material. उसके बाद हमने देखा ये physical control में saw 4 points. 2 bin system where 1 bin contains ROL, 1 bin contains everything else. Second was continuous stock verification, which includes stock audits. Third was third was perpetual inventory records and system of budgets. Fine. Any doubt, anyone up to this point? So finally let's go ahead. ये इतना सब याद होना ही चाहिए सबको, विदाउट लुकिंग एट एनीथिंग. जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी वैसा आपको भी बोलते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. हाँ, रिवीजन का ऑडियो में वैसे भी रिकॉर्ड करते हैं ना हम, तो स्पेसिफिक सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे कभी एक 4-5 चैप्टर्स होने के बाद.
नो, इसका पीडीएफ मतलब आई गिव यू प्रिंट ही डायरेक्टली, एंड ऐसा ही पीडीएफ आपको तब तक मैं प्रोवाइड करूंगा। हम्म। हाँ नहीं होगा इसमें एडिट, क्योंकि वो वैसे ही मतलब सर्कुलेट हुआ है, इसलिए आपको वो इसमें मतलब वो जो दूंगा ना आपको, तब उसमें ही लिखना पड़ेगा। हाँ वो प्रोटेक्टेड, क्योंकि यार कैसा है ना वो मतलब मैथ्स में कैसे वी यूज टू टेक द क्लास, वी मतलब पेन ड्राइव वगैरह नहीं कर रहे थे, तो अब सिंस इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, तो वो पीडीएफ ऐसे ही देने पड़ेंगे उसके साथ, बिकॉज वो अब वहाँ पे भी लिस्ट करना है ना ऑन सम स्पेसिफिक पोर्टल, तो वो पीडीएफ ऐसे ही मतलब विल नॉट बी एबल टू शेयर इट फ्रीली। तो फिर इट्स ओके, मतलब प्रिंट दूंगा आपको, तब तक एक अलग इंडेक्स बनाओ उसका, इसीलिए हम वो स्पेशल पॉइंट्स का भी नोट इसीलिए बना रहे हैं, सो एडजस्टमेंट्स का, सो दैट इट विल हेल्प यू। ठीक है, ओके, ठीक है चलो। एंड वन मोर थिंग, जिनका मतलब एक बार एडमिशन कंफर्म होने के बाद सब लोग मुझे नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऐसा एक मैसेज भेजो एसएमएस व्हाट्सएप पे, बिकॉज अभी तो ठीक है मटेरियल तक वैसे भी यूट्यूब पे डाल रहा है, मटेरियल के बाद वो स्पेशल पोर्टल पे डालेंगे सब लेक्चर्स, तो वहां से एक्सेस कर पाओगे रिकॉर्डेड आप लोग, तो तब मैं आपको एक्सेस दूंगा। हाँ एक ऐसा मैसेज लिख के भेजो, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट टू देम डायरेक्टली एंड दे विल गिव यू एक्सेस। अभी ठीक है मटेरियल तक, मटेरियल के बाद भेज के रखो, सो दैट तब तक आपका वो एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज और टाइम जाएगा उसके बाद। तो चलो, हाँ, लेट्स गो टू इशू प्रोसीजर फास्ट। हाँ मतलब भेज के रखो, जितना जल्दी भेजोगे उतना वो एक्सेस का काम हो जाएगा आपका, बाकी कुछ नहीं। वैसे भी मतलब आपका मटेरियल चैप्टर खत्म होने के बाद, मतलब तब तक वैसे भी यूट्यूब पर डाला है, तो मिस हुआ तो देख सकते हो, फिर बाद में आपको वहां पे ही देखना पड़ेगा पोर्टल पे, सो देन आपको वो लगेगा एक्सेस। सो जस्ट लेट अस नो। चलो इशू प्रोसीजर। हम्म। हाँ अब तो सब पोर्टल्स पोर्टल करेक्ट है। अब हाँ, तो चलो सिर्फ कंसेप्ट देखते हैं आज, कल हम स्टोर्स लेजर देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बाय डे आफ्टर टुमारो दिस चैप्टर विल बी ओवर। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये कंसेप्ट आपने पहले देखा होगा, बट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसको एनालाइज करते हैं। लेट्स से वी हैव परचेस्ड, वी हैव मटेरियल ए, लेट्स से वो मटेरियल ए मतलब क्या है, हम एक क्या बोल सकते हैं, लेट्स से हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं। कैलकुलेटर बनाते हैं मतलब क्या, हम वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, मोल्ड वगैरह नहीं करते, उसको हम असेंबल करते हैं, तो उसके लिए हम उसके पार्ट्स लेते होंगे, फिर वो सोलर पैनल्स वगैरह कैलकुलेटर के, राइट, सोलर पैनल होता है, कीज होता है, तो ऐसे पार्ट्स लेते होंगे हम, तो लेट्स से ऐसे कुछ सोलर पैनल्स वगैरह लिए कैलकुलेटर के, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, सामने था इसलिए मैंने से दिया है, सोलर पैनल्स ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। लेट्स से on 1st March we purchased 100 solar panels, 100 units at let's say rupees 30 per unit. On 3rd we purchased 50 units, तब तक प्राइस थोड़ा बड़ा था इसलिए हमें वो 35 पे परचेस करना पड़ा। अब इशू के वक्त प्रॉब्लम क्या है देखो, कि जब हमने इशू किया लेट्स से 10th मार्च को, 10th मार्च हुआ ही नहीं ना, रुको, 6th मार्च को हमने अब 30 यूनिट्स इशू कर दिए। इशू मतलब क्या, इशू टू प्रोडक्शन, स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गए। अब मुझे बोलो, स्टोर्स डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गए, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, सिर्फ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गया, तो फॉरगेट अबाउट कॉस्टिंग, अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इज देयर एनी जर्नल एंट्री फॉर दिस? अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अदरवाइज इज देयर एनी जर्नल एंट्री फॉर दिस? No, there is no journal entry for transfer from one department to other. But costing के point of view से tell me, is a journal entry necessary? Otherwise costing का point है क्या कुछ, मतलब समझेगा ही नहीं कुछ otherwise, right? कहने से यही तो costing के मतलब costing का objective ही तो यही है हमारा, right? कि कौन से डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना आ रहा है एंड एवरीथिंग। तो कहना है से
स्टोर्स से जब प्रोडक्शन को जाएगा तब भी स्टोर्स के लेजर से निकाल के प्रोडक्शन के लेजर में डालना चाहिए उसको। इज इट करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, स्टोर्स लेजर में उसको निकाल देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे, आउटपुट दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, वहां पे क्रेडिट करें तो अमाउंट भी तो लिखना पड़ेगा कुछ, राइट? अब मुझे बोलो सोलर पैनल्स के केस में इज इट पॉसिबल कि उनको कुछ तो छोटा सा टैग होगा, पैकेट वाइज बारकोड वगैरह होगा, राइट? मतलब उनके पीछे पिछले साइड को कुछ तो बारकोड वगैरह हो सकता है, एंड ऐसा बारकोड है तो फिर मुझे बोलो कैन बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि ये 30 यूनिट्स 100 में से या 50 में से है। इज इट करेक्ट? अगर वो सोलर पैनल्स के पीछे कुछ बारकोड लगाया है तो टेल मी ये 30 यूनिट्स 100 में से गए या 50 में से गए? कैन आई से वी कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई दैट? डज एवरीवन एग्री? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिर कैन आई से अगर 100 में से गए हैं तो यहाँ पे 30 रुपीज जाएगा, अदरवाइज 35 रुपीज जाएगा। एग्रीड? क्या होगा उससे, क्या अफेक्ट होगा उससे? कॉस्ट परचेज डिपार्टमेंट का नहीं गलत होगा, परचेज डिपार्टमेंट तो वैसे भी परचेज कर दिया तब, उनका कॉस्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। जिसको दे रहे, किसको दे रहे हैं हम? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कहना से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट चेंज हो जाएगा इसके वजह से? यस नो? अब कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट चेंज हो गया तो हमारा मटेरियल कॉस्ट ही चेंज हो जाएगा, मतलब सब चेंज हो जाएगा। आगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी उसके वजह से, एंड हमारे सेलिंग प्राइस पे भी इंपैक्ट आ सकता है। सो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग फॉर दिस प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मे बी आइडियली हम जो एक्चुअली आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं उसमें, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी अफेक्ट होगा इनफैक्ट। सोचो करेक्ट है ना, क्लोजिंग स्टॉक भी तो अफेक्ट होगा कॉस्ट के साथ, राइट? फाइन। बट अब ठीक है, सोलर पैनल्स में तो इजी था कि कौन से गए वो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बारकोड थे उसमें, उसके बीच। लेट्स से अब देयर आर नो बारकोड्स एंड एवरीथिंग इज मिक्स्ड, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। मतलब वो जो 100 यूनिट्स लाके हमने एक कंटेनर में रखे, 50 यूनिट्स भी उसी में डाल दिए हमने। नाउ इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से 30 यूनिट्स लिए हमने? we have to make some assumptions। वो assumptions मतलब एक तो पहले हमने क्या देखा, फिर पहले हमने देखा कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कि कौन से यूनिट्स हमने इशू किए हैं वो ही लेंगे, ऐसे। सेकेंड पॉइंट में we'll have to make some assumptions then। वो assumptions हम कैसे करते हैं? अगर आपको अकाउंट्स याद है तो we can assume first in first out, FIFO। मतलब क्या कि जो पहले आए थे 100 उसमें से ही गए, ऐसे अज्यूम करेंगे। या फिर दिस इज नॉट यूज्ड बट देयर इज वन अदर मेथड कॉल्ड एज LIFO, दैट इज जो एंड में आए थे उसमें से पहले गए, ऐसे अज्यूम करेंगे। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में ये पॉसिबल है। और एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं। अब थर्ड सिचुएशन ऐसा है कि हमारा मटेरियल जो है ना, दैट इज नॉट सोलर पैनल। थर्ड सिचुएशन में हमारा मटेरियल इज मिल्क। लीटर लीटर मिल्क फॉर कैलकुलेटर नहीं है वो, मिल्क फॉर कुछ तो समथिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मुझे बोलो मिल्क के केस में डू यू थिंक आइडेंटिफिकेशन तो हो सकता है कि पहले तो मिल्क को मिक्स कर दिया एक बार, तो कैन बी आइडेंटिफाई ये मिल्क 50 रुपए वाला है, ये थोड़ा सा 30 रुपए वाला है, ये थोड़ा सा 50 रुपए वाला है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, राइट? 30-35 वाला। तो मिल्क के केस में मुझे बोलो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो लॉजिकल कि पहले 30 रुपीज वाला गया फिर 35 रुपीज वाला गया? एक बार मिल्क मिक्स हो गया तो फिर ऐसा है क्या कि पहले 30 वाला गया फिर 35 वाला गया, ऐसा अज्यूम करना करेक्ट होगा क्या? नहीं। कहने से वी शुड समहाउ टेक एन एवरेज ऑफ दैट 30 एंड 35, क्योंकि वो वैसे भी मिक्स हो गया, तो उस मिक्सचर का कॉस्ट निकाल के हमने इशू करना चाहिए उसको, राइट? तो वहां पे एवरेज मेथड यूज करेंगे। देयर इज वन मोर कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू, बट दिस इज नॉट यूज्ड। ओके, इसका पर्पस क्या है वो मैं कल बताता हूँ आपको, बट अब कल हमें देखना क्या है केयरफुली समझ लो।
when we issue the material, we can either identify it specifically and record it at each individual cost, or we can use FIFO or LIFO, or we can use average, or we can use market value, which is not used for accounting as such, अलग पर्पस होता है उसका. तो ये चार अप्रोचेस से कैसे इशू करना है और उसको रिकॉर्ड कैसे करना है स्टोरेज लेजर में, हमें कल देखना है. दैट इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज ओवर. फाइन. सो टुमारो विल स्टार्ट विद एंड मे बी डे आफ्टर टुमारो विल एंड विद दिस. एनीवन, एनी डाउट? कर दिया है ना? हाँ, ओके. करके रखो सब लोग. आई फॉरवर्ड, मतलब वो अभी नहीं होगा, मटेरियल चैप्टर खत्म होने के बाद होगा, बट करके रखो सो दैट वो जल्दी कर पाएंगे उनके साइड से. फाइन. ठीक है, देन should we stop for today? Any doubt, any other doubt? Good. फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, नेम, ईमेल आईडी, नंबर एंड नाम पता है मुझे आप लोगों का, फिर भी लिख के भेजो सो दैट मैं फॉरवर्ड कर पाऊंगा वैसे ही. हाँ. ठीक है, चलो देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे. ओके, बाय. यस, बाय.